संगठन का उन्होंने स्थापना किया था, ऑल इंडिया एजुकेशन फेडरेशन, वैज्ञानिक समाजवाद जिसका लक्ष्य था। लेकिन पंडित नेहरू उसका उद्घाटन किए और उसके वो पूरे निर्माण प्रक्रिया में शामिल रहे। और लज्जा शंकर हरदेनिया जी उसी संगठन से संबद्ध रहे हैं। तो हम इन सारी स्मृतियों के साथ हम चाहेंगे लज्जा शंकर जी आपके पंडित नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद के संदर्भ में चाचा नेहरू के प्रति अपनी स्मृतियों को साझा करें। हरदेनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने स्वयं एक किताब लिखी है, जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता। तो मैंने उनके आइडियोलॉजी, उनके विचारों के जो मुख्य पे उनका उसमें मैंने वर्णन दिया। इस समय पूरे देश में जो सत्ताधारी पार्टी है वो नेहरू जी को ही टारगेट कर रही है। इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण मेरे लिहाज से ये है कि नेहरू जी अपनी जिंदगी में सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे। उनकी ये मान्यता थी कि भारत धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत पर ही प्रगति कर पाएगा और धर्मनिरपेक्षता जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत आवश्यक है। आज धर्मनिरपेक्षता को समाप्त करना, उसकी जड़ें खोदने का काम चल रहा है। और यदि ये काम चालू रहा तो वह दिन दूर नहीं जबकि हमारे देश में डेमोक्रेसी भी समाप्त हो जाए। टॉलरेंस नेहरू जी की एक बहुत बड़ी दृष्टिकोण था। मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि तमिलनाडु के एक अखबार ने नेहरू जी और तत्कालीन स्पीकर सरदार हुकुम सिंह की बहुत ही घटिया दर्जे की आलोचना की। उस अखबार के खिलाफ प्रिविलेज मोशन हुआ। एक के बाद एक ने उस अखबार की निंदा की। नेहरू जी खड़े हुए, उनने भी उसकी निंदा की और उसने कहा कि इसको सजा देना चाहिए, इसने हद कर दी है। परंतु अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे अच्छी सजा इसकी उपेक्षा करना है। परंतु आज विचार की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। अभी हमारे चीफ जस्टिस ने इस बात को बहुत जोर दिया है कि विचार की स्वतंत्रता। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अखबार वालों को जो लिखना है लिखें, वो ना लिखना है लिखें। परंतु मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि हिंदुस्तान का मीडिया नेहरू जी को भुला रहा है। मेरे घर पे कम से कम 20-25 अखबार आते हैं, उनमें सिर्फ 2 अखबारों ने नेहरू जी का उल्लेख किया है। एक अखबार ने नेहरू जी का उल्लेख करते हुए मेरे लेख को छापा है। यदि मीडिया इतना टिमिड है, इतना डरपोक है कि ये सोचता है कि यदि नेहरू जी की फोटो छापेंगे तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र की जड़ें आज पहले से ही खोखली हो गई है। फिर जो इशू होते हैं, जो उनके खिलाफ बोला जाता है, मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी ने एक दिन ये कहा कि जब सरदार पटेल की मृत्यु हुई और जब बम्बई में उनका अंतिम संस्कार किया गया तो जवाहरलाल नेहरू उसमें शामिल नहीं हुए। इतने बड़े झूठ को रिवर्ट करने की हिम्मत 1-2 अखबारों को छोड़ के नहीं दिखाई। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आज ये देखिए कि 2 दिन 3 दिन पार्लियामेंट चलती है, बजट पास नहीं होता है। आपको ये जान का आश्चर्य होगा, आप जानते भी होंगे
कि पिछले 5 साल में लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रखा गया। मध्य प्रदेश की विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का पद नहीं है, क्योंकि हमको आवश्यकता ही नहीं है। हम स्पीकर से ही काम चला लेंगे। हमको ना कमेटी की रिपोर्ट पे बात करना है, ना हमको एडजर्नमेंट अलाउ करना है, ना हमको बजट पे बहस करना है, ना हमको कट मोशन पे बहस करना है। इसलिए डिप्टी स्पीकर की क्या जरूरत। नीति आयोग कोई काम नहीं कर रहा। स्टेट और सेंटर के संबंधों में जितनी कड़वाहट आज है उतनी कभी नहीं रही। गवर्नरों को पहलवान बना के लंगोटा पहना के मैदान में उतार दिया गया कि तुम जितना डिस्टेबलाइज कर सको आप करो। केरल की सरकार कई मामलों में, केरल की जनता, केरल का प्रशासन कई मामलों में बहुत आगे है। चाहे वो भुखमरी का सवाल हो, चाहे वो पॉवर्टी का सवाल हो, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे वो स्वास्थ्य का सवाल हो, वह प्रगति के सबसे ऊपर सोपान में उस स्टेट को डिस्टेबलाइज करने का पूरा प्रयास हो रहा है और गवर्नर को उसके लिए उपयोग करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये हाई टाइम है कि पार्लियामेंट की पॉलिटिकल पार्टी मिलके सोचें कि गवर्नर के पोस्ट की यही उपयोगिता है क्या कि उसको मुख्यमंत्री से लड़ाया जाए। तमिलनाडु में ये हो रहा है, महाराष्ट्र में ये हुआ और अब केरल में बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो ये सब मेरी चिंता है। आज मैं अभी एक सिंपोजियम में गया था जहाँ मैंने कश्मीर के सवाल के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे में मैंने ये बोला कि नेहरू जी के हाथ में कश्मीर का प्रॉब्लम इसलिए आया क्योंकि मामला संयुक्त राष्ट्र रेफर हो गया था, सिक्योरिटी काउंसिल में रेफर हो गया था। मैंने अपने लेख में इस बात को बताने की कोशिश की है, ऐतिहासिक किताबों के नाम को कोट करके, कि पटेल एक किसी भी मुद्दे में कश्मीर पॉलिसी में नेहरू जी के खिलाफ नहीं थी। एक दिन की मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में सरदार थे, पंडित जी थे, आर्मी के लोग थे। जब पटेल ने देखा कि नेहरू जी कुछ उदास हैं तो उन्होंने उनसे कहा कि क्या नेहरू जी तुम कश्मीर की समस्या के प्रति इतने उदास क्यों हो? तो नेहरू जी ने बोला कश्मीर तो मेरे सीने पे लिखा हुआ है। फिर जो ही उन्होंने बोला तो सरदार पटेल ने हमारे देश की तमाम एविएशन कंपनीज को कहा कि अपने हवाई जहाज लेकर आओ, दिल्ली में सुबह पहुंचो। यह ही इस बात का सबूत है। मैंने उसमें एक कोट किया है जिसमें यूनाइटेड नेशंस को रेफर करने के लिए सरदार पटेल की पूरी सहमति थी। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व only with the partial dissatisfaction with the Indian path। और उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि अब ये मामला सुरक्षा परिषद को सौंप दिया गया है तो अब हम कुछ नहीं करना है, सुरक्षा परिषद में ही उसको सुलझाना है। एक बात जो पूरा देश भुगत रहा है, भूल रहा है, नेहरू मोदी भूल रहे हैं, वो ये है कि अमेरिका को एक ऐसा अड्डा बनाना जिससे सोवियत संघ के खिलाफ काम किया जा सके, ये एंग्लो अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी थी। और यह इतिहास इस बात का सबूत है कि कितने बार सुरक्षा परिषद में अमेरिका और ब्रिटेन ने अपना वीटो का उपयोग किया। यदि काउंटर वीटो सोवियत यूनियन का नहीं होता तो कश्मीर की समस्या इस्लाम पे बढ़ती। जब चीन का हमला हुआ तो वहाँ का एक डेलीगेशन आया, उसने नेहरू जी को बोला कि तुम कश्मीर पाकिस्तान को सौंप दो, जो तुम्हारा है, तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। उसके बाद उन्होंने नेहरू जी से कहा कि तुम क्या वॉइस ऑफ अमेरिका के ट्रांसमीटर स्थापित होने की हो गई। नेहरू जी ने कहा कदापि नहीं। तो ये नहीं भूलना चाहिए
कि कश्मीर के प्रॉब्लम को उलझा के रखने में अमेरिका और ब्रिटेन का हाथ है। ये दुख की बात है, इतिहास इस पर रिग्रेट करेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में दुनिया के दो डेमोक्रेटिक नेशंस अमेरिका और ब्रिटेन एक ऐसे रजीम की साथ दे रहा था जो कमलल था, जहाँ नहीं थी, जहाँ मीडिया की स्वतंत्रता नहीं थी। तो इस बात को भुलाकर सारा ब्लेम नेहरू जी के ऊपर कर दिया जाता है कश्मीर के सवाल के ऊपर। हम कृष्णा मेनन की उन स्पीचेस को पढ़े जो उन्होंने कश्मीर के डिफेंस के ऊपर दी गई। तो आज नेहरू जी को छोटी छोटी सी बातों को लेकर बदनाम किया जा रहा है। ऐसे सोशल मीडिया में उनके खिलाफ अश्लील चीजें पेश की जा रही हैं। तो आज मेरे ख्याल से इस देश को 14 नवंबर को हमको फैसला करना चाहिए कि हम गली कूचों, कॉलेजों, स्कूलों, सड़कों पर नेहरू जी के इमेज को रिफर्बिश करें और उनके संदेश को लोगों को तक पहुंचाएं। उनके संदेश में ही देश का भविष्य है। नेहरू जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो धर्म विरोधी थे। आप उनकी किताबें पढ़िए, उन्होंने गीता पढ़ी है, उन्होंने वेद पढ़ी है, उन्होंने ये कहा है कि गीता दुनिया का सबसे महान ग्रंथ है और वो एक महाकाव्य भी है। तो नेहरू जी धर्म विरोधी नहीं थे। हाँ, धर्म का हस्तक्षेप राजनीति में नहीं चाहते थे। जब सोमनाथ मंदिर के रिनोवेशन की बात आई तो सरदार पटेल बापू के पास गए और उनसे कहा कि सोमनाथ का रिनोवेशन होना है। पटेल गांधी ने बोला अवश्य होना है, परंतु सरकारी पैसे से नहीं, ट्रस्ट बनाओ। पटेल जी ने ट्रस्ट बनाया, उनकी मृत्यु हो गई, कैब मुंशी उसके अध्यक्ष बने और जनता के पैसे। आज मंदिरों के ऊपर जनता का पैसा खर्च हो रहा। आपने सुना होगा कि तिरुपति कितना रिच है, करोड़ों अरबों रुपए, उनके ऊपर सरकारी पैसे की जरूरत क्या है? सरकारी पैसे पॉवर्टी एजुकेशन पे हो, सरकारी पैसा अस्पतालों पे हो, सरकारी पैसा शिक्षा के मंदिरों पे हो। तो नेहरू जी की जो नीति थी, सरकारी पैसे का उपयोग धार्मिक संस्थानों पे नहीं होगा, उस नीति को पूरी तरह पलट दिया जाए, पूरी तरह पलट। अब बात आई है यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर फिर देश को में हलचल मचाया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या इस देश में हो सकता है, जहाँ ट्राइबल्स रहते हैं, जिनकी अपनी विवाह की पद्धति है? दक्षिण भारत में ये रिवाज है कि सबसे पहला प्रेफरेंस शादी के लिए भांजे को दिया जाता है। तो इतने कंट्रोडिक्टी, इतनी संस्कृतियों, इतने रीव के देश में क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है? परंतु नहीं, देश को परेशान करना है ऐसे विवादों को लाकर, ऐसे मुद्दों को लाकर जिनका जनता की समस्याओं से कोई हल नहीं। तो आज नेहरू जी की मिता जितनी है उतनी कभी नहीं थी। आज हमको नेहरू के नाम को घर घर में पहुंचाना है, मोहल्ले मोहल्ले में पहुंचाना है। यही मुझे कहना है। बहुत बहुत